नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक ही कैंपस पर। दोस्तों, मेवाड़ राजवंश का इतिहास चल रहा था। हमने कल हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में थोड़ा बहुत जाना था। आज हम हल्दी घाटी के युद्ध को करते हैं पूरा। अब सबसे पहले मैंने एक बात बताई थी कि हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था वो अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था। अब अकबर ने महाराणा प्रताप को अपने अधीन करने के लिए 4 शिष्टमंडल भेजे थे, जो कल मैंने बताया था आपको। जमा भाटो, जैसे जलाल खान, माँ से मान सिंह, भाटो से भगवंत दास और टो से टोडरमल। तो ये सीक्वेंस भी दोस्तों हमें याद रखना है। 1572 और 73 के अंदर 4 शिष्टमंडल भेजे थे। अब इन 4 शिष्टमंडलों ने महाराणा प्रताप को समझाने का प्रयास किया, लेकिन महाराणा प्रताप अपने स्वाभिमान के आगे इन सब की बातों को पूरी तरीके से नज़रअंदाज कर देते। अब दोस्तों, अकबर भी जो था, अकबर को क्या है, अब गुस्सा आ जाता है और वो भी ताड़ जाता है कि अब तो मैं युद्ध करूंगा, और एक बड़ी सेना को तैयार करता है। अकबर एक बड़ी सेना को तैयार करता है, और अकबर के जो सेना नायक थे मानसिंह कछावा, मानसिंह कछावा, और दूसरा कौन सा था, आसफ खां। तो दोस्तों अकबर एक बहुत बड़ी सेना मानसिंह कछावा और आसफ खां के नेतृत्व में भेजता है। दोस्तों, कल अपन ने देखा था कि अकबर 1568 ईस्वी में चित्तौड़ के दुर्ग पर अधिकार कर लेता है। इसके बाद अकबर अपना प्रभाव मेवाड़ में बनाए रखने के लिए 4 मुगल चौकियों का स्थापना करता है। 4 मुगल चौकियों का, मुगल चौकियां, इनको इसलिए बनाता है ताकि वह मेवाड़ पर अपना प्रभाव जो है वो स्थापित कर सके। जिसमें से पहली है देवल, देवल है डूंगरपुर में। दूसरी बनाई देवबारी में, देवबारी कहाँ है, उदयपुर में। तीसरी बनाई दिवेर में, दिवेर कहाँ आता है, राजसमंद में। राजसमंद। और चौथी कौन सी आती है, देसुरी। ये कहाँ आता है, पाली में। तो दोस्तों, मुगल चौकियां जो अकबर द्वारा स्थापित की गई थी 4 जगहों पर, देवल, देवबारी, दिवेर, देसुरी, ताकि अकबर अपना प्रभाव मेवाड़ पर बनाए रखे। दोस्तों, अकबर जो है वह इन चौकियों के माध्यम से मेवाड़ पर अपना प्रभाव स्थापित रखना चाहता था, लेकिन महाराणा प्रताप अकबर के मंसूबों को कभी भी सफल नहीं होने देना चाहते थे। इसलिए वो क्या करते हैं, स्वभूमि ध्वंस नीति को अपना लेते हैं। स्वभूमि ध्वंस नीति को अपना लेते हैं। यह नीति क्या कहती है दोस्तों, स्वभूमि ध्वंस, मतलब खुद की ही भूमि को तहस नहस करना। दोस्तों, जब भी कोई शत्रु सेना किसी के राज्य पर आक्रमण करती है तो उस राज्य की सेना क्या करती है कि अपनी चीज़ों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है, तहस नहस करना शुरू कर देती है, ताकि दुश्मन देश की सेना उन चीज़ों का इस्तेमाल ना कर सके। इसका छोटा सा उदाहरण, यदि कोई यातायात का साधन है, सड़क बनी हुई है, तो अपने राज्य की सेना क्या करेगी, उस सड़क को पूरी तरीके से तोड़ देगी, ताकि दुश्मन देश की सेना उस सड़क का इस्तेमाल करके हम पे ही अधिकार ना कर ले। ऐसे ही खाने पीने की चीज़ें हैं तो उन्हें खराब कर देंगे, उन्हें तहस नहस कर देंगे। ऐसे ही घोड़ों के लिए जो घास की आवश्यकता पड़ती है वो जला देंगे, उसको ख़त्म कर देंगे, उसको खराब कर देंगे। इससे क्या होगा कि दुश्मन देश की सेना जो है वह इन चीज़ों का उपयोग नहीं कर पाएगी, और उनको क्या है कि हम पे अधिकार करने में दिक्कत आएगी।
तो स्वभूमि ध्वंस, अपनी ही भूमि को क्या करना, तहस नहस करना। तो महाराणा ने ऐसे कई भागों को, मेवाड़ के केंद्रीय भागों में इस नीति की पालना करके उन क्षेत्रों को पूरी तरीके से क्या कर दिया, तहस नहस, ताकि अकबर की मुगल सेना उन क्षेत्रों पे अपना अधिकार पूरी तरीके से स्थापित करने में कठिनाई का सामना करे। अब दोस्तों देखते हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध में हुआ क्या था। अभी मैंने आपको बताया था कि अकबर ने अपने सेना नायक मानसिंह कच्छावा और आसफ खां को बड़ी सेना के साथ भेजा। अब ये जो सेना थी, मुगल सेना थी, यह प्रताप की सेना के लगभग 4 गुना थी, या कह सकते हैं कि इस सेना के पास लगभग से 80,000 सैनिक थे और महाराणा प्रताप के पास मात्र 20,000। उसके बाद भी दोस्तों ये युद्ध क्या, इस युद्ध में क्या हुआ, किस प्रकार महाराणा प्रताप ने मुगल सेना के छक्के छुड़ाए, यह देखते हैं। तो अब दोस्तों पहले मैं आपको बताता हूँ घाटी होती क्या है। ये घाटी जो होती है, 2 पहाड़ों के मध्य जो नीची भूमि होती है, 2 पहाड़ों के मध्य जो नीची भूमि होती है, इसे अपन क्या नाम देते हैं, घाटी। अब घाटी मुख्य रूप से क्या होती है, एक नदी का मार्ग होती है। नदियां दोस्तों, नदियों का उद्गम स्थल जो होता है वो पर्वत होता है। अब पर्वत पे जैसे ही पानी इकट्ठा होता है, पानी धाराओं के माध्यम से इकट्ठा होता है, एक बड़ी धारा बनती है, और ये बड़ी धारा जब पर्वत से निकलती है तो ये अपना मार्ग क्या है, काटते हुए निकलती है। तो अब ये जब मार्ग काटती है तो वो लंबे समय के कटाव के बाद में एक घाटी का रूप ले लेता है। तो घाटी क्या होती है, 2 पर्वतों के मध्य की नीची भूमि, तो ये एक घाटी है। अब हल्दी घाटी जो थी एक संकड़ा रास्ता है जो उदयपुर और पाली संकड़ा दर्रा है जो उदयपुर और पाली को जोड़ता है। और इसका नाम हल्दी घाटी इसलिए पड़ा कि यहाँ की जो मिट्टी है ये क्या है, थोड़ी सी पीली है या हल्दी जैसी दिखती है, इसलिए इसका नाम पड़ा क्या, हल्दी घाटी। अब दोस्तों मैंने कल आपको बताया था कि हल्दी घाटी के युद्ध को बनास नदी का युद्ध भी कहते हैं, जो अबुल फजल ने कहा है, बनास नदी का युद्ध। अब बनास नदी का युद्ध इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यह युद्ध जो लड़ा गया था बनास नदी के किनारों के क्षेत्रों पे लड़ा गया था। तो अब दोनों पक्षों की सेनाएं, एक तरफ अकबर और दूसरी तरफ अपना प्रताप। अब इन दोनों के मध्य हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। अकबर ने अपने सेना नायकों को, अकबर के सेना नायक कौन थे, सेना नायक मानसिंह कच्छावा और आसफ खां, यह क्या है, अपनी बड़ी सेना लेके कहां पहुंचते हैं, मोलेला गांव। और मोलेला गांव में अपना क्या बसा देते हैं, डेरा। यह हल्दी घाटी के एक तरफ मोलेला गांव, जहां पर किसकी सेना रुकती है, अकबर की मुगल सेना। इसके साथ में सेना नायक कौन है, मानसिंह कच्छावा और आसफ खां। अब दोस्तों जो प्रताप की सेना थी, प्रताप की सेना में सेना नायक कौन थे, एक तो प्रताप स्वयं और दूसरा था हाकिम खां सूरी। हाकिम खां सूर। अब दोस्तों मैंने आपको दिल्ली के सुल्तान शेरशाह सूरी के बारे में बताया था। अब शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी कौन हुआ, हाकिम खां सूर, जो मुगलों से अपने वंश की हार का बदला लेना चाहता था। इसलिए ये किसके साथ आके मिल जाता है, महाराणा प्रताप के साथ। और महाराणा प्रताप की सेना में हरावल सेना की टुकड़ी का नेतृत्व करता है। किस सेना की टुकड़ी का नेतृत्व करता है, हरावल सेना। मैंने आपको बताया था कि जो सेना होती है उसको 3 भागों में बांटते हैं और उसके मध्य में जो भाग आगे चलता है सेना के अंदर, वो भाग जो आगे चलता है उसे अपन क्या नाम देते हैं,
हरावल सेना। सेना की टुकड़ी में वो भाग जो दूसरी सेना से आगे चलता है या जो सबसे पहले आक्रमण करता है वो कौन सा भाग होता है? हरावल भाग। अब प्रताप की सेना में हरावल सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे? हाकिम खां सूर। अब दोस्तों ये युद्ध जो शुरू हुआ था इसकी 2 तारीखें हैं। एक तो है 18 जून जो हमें हल्दी घाटी शिलालेख में मिलती है, और एक है अपनी 21 जून जो पंडित गोपीनाथ शर्मा ने बताई है। गोपीनाथ शर्मा ने बताई। तो आप दोस्तों ये याद रखना है कि युद्ध कब हुआ है? जून 1576 ईस्वी में। ये याद रखना, ये कई दफे सवाल पूछ लिया जाता है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, तो हमें ध्यान रखना है जून 1576 में। अब दोस्तों युद्ध में हुआ क्या उसको देखते हैं। देखो दोस्तों, जिस दिन युद्ध शुरू हुआ था उस दिन सुबह सुबह राजपूती योद्धाओं की शक्ति देख के मुगल सैनिक, राजपूत योद्धाओं की शक्ति देख के मुगल सैनिक क्या है? भय के मारे कांपने लग जाते हैं और मैदान छोड़ के भागना शुरू हो जाते हैं। अब ऐसी स्थिति में जो अकबर के सेना नायक थे वह क्या है? घबरा जाते हैं कि अब क्या होगा। तभी एक मिहत्तर खां करके सेना नायक था। मिहत्तर खां यह क्या है? एक चालाकी करता है और अकबर के शाही सेना के साथ में हल्दी घाटी के युद्ध में आने की अफवाह उड़ा देता। शाही सेना जो थी राजपूती योद्धाओं की शक्ति को देख के डरने लगी और मैदान छोड़ के भागने लग गई। ऐसी स्थिति में अकबर का एक सेना नायक मिहत्तर खां क्या करता है? एक अफवाह फैला देता है कि अकबर अपनी शाही सेना के साथ में हल्दी घाटी आ रहे हैं। यह सुन के अकबर की मुगल सेना के सैनिकों में थोड़ी हिम्मत आती है और वह युद्ध धीरे धीरे लड़ने लगते हैं। अब दोस्तों मुगल सैनिक और प्रताप के सैनिक लड़ते लड़ते एक रक्त ताल का निर्माण कर देते हैं। रक्त ताल का, ऐसी भूमि जो रक्त से क्या है? पूरी की पूरी लाल दिखाई देती है। तो हल्दी घाटी के पास का क्षेत्र क्या कहलाता है? रक्तताल। यह वह क्षेत्र था जहां अकबर और प्रताप के सैनिक जो होते हैं वो भयंकर तरीके से युद्ध लड़ते हैं। इसे क्या कहते हैं अपन? रक्तताल। अब दोस्तों महाराणा प्रताप जो थे यह मानसिंह कच्छावा को देखते हैं। मानसिंह कच्छावा जो था यह अपने हाथी, मानसिंह कच्छावा अपने हाथी मर्दाना हाथी पर लगाए हौदे में बैठा था। अपने हाथी पर लगाए हौदे में बैठा था। अब महाराणा प्रताप जब मानसिंह कच्छावा को देखते हैं कि वह अपने हाथी पर स्थित हौदे में बैठा है तो महाराणा प्रताप तुरंत ही दुश्मन दल को चीरते हुए मानसिंह के पास पहुंच जाते हैं। और चेतक क्या करता है? चेतक अपने दोनों आगे के पैर उठा के मानसिंह के हाथी के सर पे रख देते हैं और महाराणा प्रताप अपना भाला निकालते हैं और एक ऐसा तीव्र वार करते हैं कि मानसिंह के हाथी के महावत को पार करता हुआ इस हाथी के औधे के पार भी वो भाला निकल जाता है। तभी मानसिंह जो होता है वो औधे के अंदर दुबक जाता है। अब महाराणा प्रताप को ऐसा लगता है कि मानसिंह भी मारा गया, लेकिन यह क्या है? अंदर दौबे के अंदर औधे के अंदर दुबक जाता है, जिससे यह क्या है? बच जाता है। उसी समय दोस्तों क्या होता है कि जो यह मर्दाना हाथी था इसके हाथ में एक खंजर होता है, इसकी सूंड में एक खंजर होता है। उस खंजर से चेतक जो होता है उसका एक पैर कट जाता है। चेतक का एक पैर कट जाता है।
अब घायल अवस्था में चेतक अपना संतुलन नहीं खोता है और महाराणा प्रताप को एकदम संतुलित बनाए रखता है। यह देख मुगल सैनिक जो होते हैं, मुगल सैनिक, वो महाराणा प्रताप को घेर लेते हैं और उसमें एक व्यक्ति बहलोल खान अचानक से महाराणा प्रताप पे एक तीव्र वार करता है। अब महाराणा प्रताप उसी समय अपनी तलवार निकालते हैं और एक ऐसा प्रतिकार करते हैं कि बहलोल खां अपने बख्तर समेत अपने घोड़े के साथ दो फाड़ हो जाता है। महाराणा प्रताप बहलोल खान पे ऐसा तीव्र तलवार का प्रतिकार करते हैं कि बहलोल खान अपने बख्तर के साथ में दो फाड़ हो जाता है। यह देख मुगल सैनिक अत्यधिक डर जाते हैं और वहां से तुरंत ही भाग जाते हैं। यह मौका देख महाराणा प्रताप के पास खड़े झाला बीदा, यह मौका देख महाराणा प्रताप के पास खड़े झाला बीदा तुरंत ही प्रताप के छत्र को खींच लेते हैं और स्वयं धारण कर लेते हैं। फिर प्रताप जो है वो घायल चेतक के साथ में युद्ध भूमि से बाहर निकल जाते हैं। चेतक इस घायल अवस्था में भी महाराणा प्रताप को एक सुरक्षित स्थान पर ले जाकर अपने प्राण क्या है त्याग देता है। मैंने आपको कल बताया था कि चेतक का समाधि स्थल कहाँ पर है, बलीचा में। चेतक का समाधि स्थल कहाँ पर है, बलीचा में। बलीचा गांव में चेतक की समाधि स्थित है। महाराणा प्रताप का छत्र धारण करके झाला बीदा जो होते हैं, सादड़ी के झाला बीदा जो होते हैं, यह दुश्मन सैनिकों पे टूट पड़ते हैं। तो यह दोस्तों जो था युद्ध में किस प्रकार महाराणा प्रताप ने मानसिंह कच्छावा पे एक तीव्र प्रहार किया, लेकिन सौभाग्य से मानसिंह कच्छावा जो था बच गया। इस वार के अंदर चेतक घायल हो जाता है, चेतक का एक पैर कट जाता है। अब घायल अवस्था में भी चेतक जो है वह है अपने मालिक, अपने स्वामी के प्राणों की रक्षा करता है और उन्हें सुरक्षित स्थान पर ला के अपने प्राण त्याग देता है। और इसी बीच झाला बीदा, सादड़ी के झाला बीदा जो है वो महाराणा प्रताप का छत्र धारण कर युद्ध में शामिल हो जाते हैं। अब दोस्तों दूसरे दिन क्या होता है कि मानसिंह कच्छावा अपनी सेना के साथ में गोकुंदा की तरफ निकल जाता है और मुगल सेना का यह अभियान क्या है बुरी तरीके से असफल हो जाता है। और ऐसी स्थिति में जो पासा है वो किसके पक्ष में आ जाता है, अपने महाराणा प्रताप के पक्ष में। अब दोस्तों यह स्थान मैंने आपको बता दिया था कि अकबर की सेना जो थी वो मोलेला गांव में अपना डेरा डालती है और प्रताप की सेना जो अपना डेरा डालती है वो कहाँ डालती है, दोलाण गांव में। कहाँ अपना डेरा डालती है, दोलाण गांव में। तो ये याद रखना है कि अकबर की सेना कहाँ अपना डेरा डालती है, मोलेला गांव में, और प्रताप की सेना दोलाण गांव में। तो दोस्तों जब मानसिंह गोकुंदा की ओर निकल जाता है तो अकबर जो है वह मानसिंह से क्या है, खिन्न हो जाता है और अकबर मानसिंह और आसफ खां दोनों की ड्योढ़ी छीन लेता है। दोनों की ड्योढ़ी छीन लेता है। अब ये ड्योढ़ी क्या होती है, ड्योढ़ी दोस्तों किसी सेना नायक का अकबर के दरबार में आने का अधिकार। ठीक है, अकबर जो था इस युद्ध की असफलता से मानसिंह और आसफ खां की ड्योढ़ी जो है वो छीन ली, मतलब कुछ दिनों के लिए उनको उसके दरबार में आने से मना कर दिया। अब दोस्तों अकबर जो था यह अक्टूबर 1576 में, अकबर जो है अक्टूबर 1576 में कहाँ पहुंच जाता है, गोकुंदा। और नवंबर 1576 में यह उदयपुर पर अपना अधिकार स्थापित कर लेता है। नवंबर 1576 में यह उदयपुर पर अपना अधिकार स्थापित कर लेता है और उदयपुर का नाम क्या बदल के रख देता है, मोहम्मदाबाद। मोहम्मदाबाद।
अकबर नवंबर 1576 में उदयपुर पर अधिकार कर लेता है और उदयपुर का नाम क्या रख देता है? मोहम्मदाबाद। इससे पहले हमने एक बार देखा था कि चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है और चित्तौड़ का नाम क्या रख देता है? खिजराबाद। अब उदयपुर पर कौन अधिकार कर लेता है? अकबर। और अकबर नाम क्या रख देता है उदयपुर का? मोहम्मदाबाद। तो दोस्तों ये जो युद्ध हुआ था इसमें पासा जो था, इस युद्ध के अंदर पासा जो था वह महाराणा प्रताप के पक्ष में रहता है और अकबर का अभियान यह क्या है? असफल रहता है। अब दोस्तों इस युद्ध के बाद अपने अगले युद्ध पे आते हैं, कुंभलगढ़ का युद्ध। दोस्तों अकबर जो है हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में बहुत क्रोधित होता है। वह महाराणा प्रताप को अपने अधीन करना चाहता था, लेकिन हल्दी घाटी के अंदर पूरा का पूरा उसका उल्टा पासा पड़ जाता है। ना वह महाराणा प्रताप को पकड़ पाते हैं और ना ही मेवाड़ के क्षेत्रों को अपने अधीन कर पाता। इसलिए वह अब क्या करता है? शाहबाज खां के नेतृत्व में एक और बड़ी सेना को मेवाड़ में भेजता है, जो कुंभलगढ़ किले पर 3 बार आक्रमण करता है। 1576 में, 1577 में और 1578 ईस्वी में। 1578 ईस्वी में जाके वह कुंभलगढ़ किले के युद्ध में जीत हासिल कर पाता। तो दोस्तों शहबाज खां को कौन भेजता है? अकबर, जो 3 बार कुंभलगढ़ किले पर आक्रमण करता है, 1576 में, 1577 में, 1578 में, और 1578 में जाके इसे जीत हासिल होती है, या ये कुंभलगढ़ के दुर्ग पे अपना अधिकार कर लेता है। कुंभलगढ़ के दुर्ग पर अधिकार कर लेता है। दोस्तों इस बीच जो हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में महाराणा प्रताप जो थे वह कहाँ चले जाते हैं? भौमट क्षेत्र में। और भौमट क्षेत्र में कमलनाथ पर्वत पर, कमलनाथ पर्वत पर स्थित आवरगढ़, कमलनाथ पर्वत पर स्थित आवरगढ़ को अपना नया ठिकाना बना लेते हैं और इसे अस्थायी राजधानी भी घोषित कर देते हैं। अस्थायी राजधानी। इसी बीच मुगल सेना, इसी बीच हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में महाराणा प्रताप मुगल सेना पर अलग अलग क्षेत्रों के अंदर हमला करना शुरू कर देते हैं और वह एक बहुत बड़े भूभाग को अपने अधीन भी कर लेते हैं। लेकिन 1578 ईस्वी के अंदर प्रताप वर्सेस शाहबाज खान का युद्ध होता है कुंभलगढ़ दुर्ग में। (1578 ईस्वी में प्रताप का शाहबाज खान के साथ में युद्ध होता है कुंभलगढ़ में, जिसे शाहबाज खान क्या करता है? जीत जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये दूसरा युद्ध जो हुआ महाराणा प्रताप का अकबर के साथ में, कुंभलगढ़ का युद्ध, यह होता है खत्म। इसके बाद तीसरा युद्ध जो था, तीसरा युद्ध कौन सा था? दिवेर का युद्ध, जिसका एक नाम भी था मेवाड़ का मेराथन। तो अब उसको देखते हैं। दोस्तों कुंभलगढ़ के युद्ध के बाद में महाराणा प्रताप जो थे वह भौमट क्षेत्र के अंदर अपना डेरा बसा लेते हैं। भौमट क्षेत्र में, अभी भौमट क्षेत्र जो था यह उदयपुर में गोकुंदा पहाड़ियों के आसपास का पहाड़ी क्षेत्र था। यहाँ पर भील जनजाति, भील
जनजाति अधिक मात्रा में रहती थी। अब महाराणा प्रताप के पास में राज्य व्यवस्था के अंदर वित्तीय संकट बहुत पैदा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अकबर से लगातार वह युद्ध लड़ रहे हैं, अकबर पर लगातार छापामार युद्ध के द्वारा उसकी सेना को परेशान कर रहे थे। तो इन सब के बीच में इनके पास में वित्तीय संकट, महाराणा प्रताप के पास में वित्तीय संकट पैदा हो जाता है। उस समय यहाँ से भौमट क्षेत्र से भामाशाह नाम का व्यक्ति उनकी आर्थिक मदद करता है और उन्हें 25 लाख रुपए 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करता है। इस बात से महाराणा प्रताप प्रसन्न रहते हैं और भामाशाह को अपने राज्य का प्रधानमंत्री नियुक्त कर देते हैं। दोस्तों, भामाशाह का जो मदद है, इससे प्रभावित होकर राजस्थान की सरकार 15 अगस्त 2015 के अंदर भामाशाह योजना चलाती है। ये भामाशाह योजना क्या है आपको पता है? भामाशाह योजना जो है ये महिला सशक्तिकरण के लिए एक योजना चलाई गई थी, जिसमें सरकारी योजनाओं का जो लाभ है वह सीधा महिलाओं के खाते में डाला जाएगा। तो यह योजना जो थी यह मुख्य रूप से महिला सशक्तिकरण की योजना थी। महिला सशक्तिकरण की योजना, जिसमें नगद लाभ जो था, नगद लाभ सीधा महिला के बैंक खाते में डाला जाएगा। अब दोस्तों हुआ क्या था कि हर घर में एक बैंक खाता खुलवाया जाएगा, जिसमें वह घर के मुखिया किसी महिला। अब दोस्तों इस भामाशाह योजना में घर की किसी महिला को एक मुखिया के रूप में नियुक्त किया जाता है और उसके नाम का एक खाता खुलवाया जाता है। अब सरकारी योजना जो भी है जिनमें नगद लाभ मिलता है, उनको पारदर्शी तरीके से उस नगद राशि को उस महिला के खाते में डाला जाएगा, जिससे कि ये बीच बचौलियों के जो समस्या है इससे छुटकारा पाया जा सके। तो दोस्तों अपनी सरकारी योजनाएं, जैसे छात्रवृत्ति मिलती है किसी को, ये जननी सुरक्षा योजना है, या फिर नरेगा के अंदर जो तनख्वाह मिलती है, या फिर गैस की सब्सिडी मिलती है, तो ये सब जो थी ऐसी कुल मिला के 54 योजनाओं में जो भी नगद लाभ मिलता है वो सीधा का सीधा महिला मुखिया के बैंक खाते में डाला जाने का प्रावधान किया गया था। अब दोस्तों हमारा जो राजस्थान है वो ऐसी योजना शुरू करने वाला पहला देश का राज्य बना था। इस प्रकार की योजना जिसमें नगद का सीधा बैंक खाते में स्थानांतरण या नगद को सीधे बैंक खाते में डालने की सुविधा देना, यह करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बना था। अब दोस्तों एक और भील नेता थे पूंजा, जो महाराणा प्रताप की सेना में सेना नायक बनाए जाते हैं। दोस्तों महाराणा प्रताप को भील जनजाति ने बहुत सहयोग दिया था अपने संकट काल के समय में। ना सिर्फ आर्थिक रूप से बल्कि सेना के अंदर भी भील जाति के जो लोग थे यह बहुत बड़ी संख्या में शामिल हुए थे। अब इन्हीं के दम पे महाराणा प्रताप ने अकबर की सेना को बहुत परेशान किया था। अब दोस्तों दिवेर का जो युद्ध हुआ था यह हुआ था अपने अमर सिंह प्रथम
वर्सेस सुल्तान खान। सुल्तान खान जो था यह अकबर के द्वारा भेजा गया एक सेना नायक था, और अमर सिंह प्रथम जो है यह कौन है? महाराणा प्रताप के पुत्र। दोस्तों इस युद्ध में अमर सिंह ने सुल्तान खान पर भाले से एक वार किया था। ऐसा वार किया कि सुल्तान खान के टोपे को चीरता हुआ, सुल्तान खान के शरीर को चीरता हुआ, उसके घोड़े को भी पार करके यह भाला जमीन में जा धंसा। अब यह पराक्रम देख के मुगल सेना वापस क्या है, अब इस प्रकार की शक्ति देख के मुगल सेना हक्की बक्की रह जाती, और सुल्तान खान भी क्या है, एक बुद्ध बन के रह जाता। भाले का ऐसा वार जो उसके टोपे को चीर के, उसके शरीर को पार करके, उसके घोड़े को भी पार करके जमीन में धंस जाता है। दोस्तों कितनी शक्ति होगी अमर सिंह में। इससे पहले हमने देखा था कि महाराणा प्रताप ने एक वार से बहलोल खां के 2 फाड़ कर दिए थे, और उनके पुत्र अमर सिंह ने सुल्तान खां को ऐसा भाला मारा कि वो चीर के उसको जमीन में जा धंसा। यह देख के मुगल सेना जो थी वह अत्यधिक डर गई, और इस युद्ध के अंदर अमर सिंह की क्या होती है? विजय होती है। इस युद्ध के अंदर जो दिवेर का युद्ध कहलाता है, यह जो अमर सिंह प्रथम और सुल्तान खान के मध्य जो युद्ध हुआ था दिवेर का युद्ध, यह क्या कहलाता है? यह युद्ध क्या कहलाता है? दिवेर का युद्ध। इस दिवेर के युद्ध के अंदर किसकी विजय हुई थी? अमर सिंह प्रथम। अब दोस्तों ये दिवेर जो है यह राज संबंध में स्थित है, और दोस्तों दिवेर जो है वो एक और चीज के लिए भी जाना जाता है। यह दिवेर की पहाड़ियां जो है यह कोठारी नदी का उद्गम स्थल है। कोठारी नदी का दिवेर की पहाड़ियां, यह कोठारी नदी का उद्गम स्थल है। तो दोस्तों जो दिवेर का युद्ध हुआ था अमर सिंह प्रथम और सुल्तान खान के मध्य, इसमें विजय किसकी हुई थी? अमर सिंह प्रथम की। अब दोस्तों इसी युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने किसकी संज्ञा दी है? मेवाड़ के मैराथन या प्रताप के गौरव का प्रतीक। दोस्तों इस युद्ध के बाद में महाराणा प्रताप ने अकबर से अपने एक एक क्षेत्र को वापस अपने अधिकार में ले लिया था। दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात और थी कि जो हल्दीघाटी का युद्ध है इसे हाथियों का युद्ध भी कहते हैं। हाथियों का युद्ध। अब दोस्तों जो हल्दीघाटी युद्ध था उसके अंदर महाराणा प्रताप की तरफ से लूणा नाम का हाथी और एक और हाथी था राम प्रसाद, यह 2 हाथी महाराणा प्रताप की तरफ से शामिल हुए थे। और अकबर की सेना की तरफ से कौन से हाथी शामिल हुए थे? एक तो हुआ था गजराज और एक गज मुक्ता, और साथ ही साथ में जो मानसिंह का हाथी था वो कौन सा था? मर्दाना। मानसिंह का हाथी कौन था? मर्दाना। तो इस युद्ध को, हल्दीघाटी के युद्ध को हाथियों का युद्ध भी कहते हैं, जिसके अंदर लूणा और राम प्रसाद यह तो क्या हुए थे? प्रताप की तरफ से शामिल। और यह कहाँ से हुए थे? यह मुगल सेना के साथ शामिल हुए थे। गजराज, गजमुक्ता या गजमुख और मर्दाना। अब दोस्तों अकबर जो था वह राम प्रसाद की बहादुरी से बड़ा प्रसन्न हुआ था और इसे अपनी मुगल सेना में ले जाता है और इसका नाम क्या रख देता है? पीर प्रसाद। तो कभी परीक्षा में आपको नाम मिल जाए पीर प्रसाद तो कंफ्यूज मत होना, राम प्रसाद का बाद में नाम क्या रख दिया जाता है? पीर प्रसाद। अब दोस्तों महाराणा प्रताप ने 1585 के अंदर नई राजधानी चावंड को बनाया।
दोस्तों महाराणा प्रताप जो थे वह केवल एक वीर योद्धा ही नहीं थे, वह विद्वानों के आश्रयदाता भी थे। उनके दरबार में एक प्रमुख चित्रकार निसारुद्दीन भी उपस्थित थे। निसारुद्दीन ने चावंड चित्र शैली की शुरुआत की थी। चावंड चित्र शैली की शुरुआत की थी। निसारुद्दीन, इन्होंने 6 राग और 36 रागिनियों के चित्र बनाए थे और यहीं से चावंड चित्र शैली की शुरुआत मानी जाती है। इनके साथ में चावंड दरबार के अंदर चक्रपाणी मिश्र वह भी उपस्थित थे। चक्रपाणी मिश्र, इनकी एक प्रमुख रचना है विश्ववल्लभ। विश्ववल्लभ, जिसमें इन्होंने बगीचों के बारे में वर्णन किया है। बगीचों के बारे में इन्होंने लिखा है। दोस्तों चक्रपाणी ने एक और पुस्तक लिखी थी, मुहूर्त माला। चक्रपाणी मिश्र के साथ में एक हेमरतन सूर भी इनके दरबार में उपस्थित थे, जिन्होंने गोरा बादल की चौपाई लिखी है। तो दोस्तों महाराणा प्रताप केवल वीर योद्धा ही नहीं थे, एक विद्वानों के आश्रयदाता भी थे, जो निसारुद्दीन की चित्रकला को अपने दरबार में स्थान देते हैं। साथ ही साथ में चक्रपाणी मिश्र और हेमरतन सूर। दोस्तों ये हेमरतन सूरी है, ठीक है, हेमरतन सूरी। सूर वो हाकिम खास सूर था जो महाराणा प्रताप की हरावल सेना का नेतृत्व करता है, वो हाकिम का सूर था। यह हेमरतन सूरी है जो जैन विद्वान था। इन्होंने पुस्तक कौन सी लिखी थी? गोरा बादल की चौपाई। अब दोस्तों महाराणा प्रताप की दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाती है 19 जनवरी 1597 में। महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हो जाती है? 19 जनवरी 1597 में। इनकी मृत्यु का शोक समाचार अकबर के दरबार में दुरसा हाड़ा पहुंचाते हैं और अकबर इनकी मृत्यु पर बहुत गहन शोक भी व्यक्त करता है, क्योंकि दोस्तों महाराणा प्रताप ने सदैव स्वाभिमान के साथ जीवन जिया और कभी भी अकबर के सामने सर नहीं झुकाया। इसलिए अकबर ने भी इनकी मृत्यु के बाद में शोक व्यक्त किया था कि उन्हें भी कोई चुनौती मिली, ऐसी चुनौती जो इतनी कठोर थी कि वह उस पर कभी अपनी विजय ही प्राप्त नहीं कर पाया। दोस्तों इस प्रकार अपना वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप होता है पूरा। अब इसके बाद अगला शासक आता है महाराणा प्रताप का पुत्र अमर सिंह प्रथम। दोस्तों यह महाराणा प्रताप के पुत्र थे जो राजगद्दी पे कब बैठे? 1597 में। इनका राज्याभिषेक हुआ था चावंड में। राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? चावंड में। अब दोस्तों यह भी महाराणा प्रताप के नक्शे कदम पे चले और इन्होंने भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे मेवाड़ राज्य की स्थिति क्या है? जर्जर होने लगी। लगातार युद्धों में लगे रहने से मेवाड़ की वित्तीय स्थिति क्या है? बहुत जर्जर हो गई थी। तो इस कारण जितने भी सामंत सरदार थे, दरबारी थे, वह अमर सिंह को मजबूर कर देते हैं मुगलों के साथ संधि करने के लिए। इसीलिए अमर सिंह मन मारकर 5 फरवरी 1615 ईस्वी को मुगलों के साथ में एक संधि कर लेते हैं, जिसे अपन मुगल मेवाड़ संधि कहते हैं। मुगल मेवाड़ संधि। तो दोस्तों मेवाड़ राजवंश जिसने 1000 से भी अधिक वर्षों तक अपना स्वाभिमान और गौरव बचाए रखा, अपनी स्वतंत्रता बचाए रखी,
वह अमर सिंह के काल में अपना सर मुगलों के सामने झुका देता है। अब दोस्तों यह जो संधि हुई थी यह किस किस के मध्य हुई थी? जहांगीर और अमर सिंह के मध्य। जहांगीर और अमर सिंह प्रथम के मध्य। अब यह करवाई किसने थी? यह करवाई थी जहांगीर के पुत्र खुर्रम। जहांगीर के पुत्र खुर्रम और अमर सिंह के पुत्र कर्ण सिंह। अमर सिंह के पुत्र कर्ण सिंह, ये क्या है? इनके पुत्र। अब दोस्तों इस संधि की शर्तें क्या थी कि अमर सिंह या मेवाड़ का राणा कभी भी मुगलों के दरबार में नहीं जाएगा, बल्कि अपने युवराज को भेजेगा। तो इस संधि के बाद में कर्ण सिंह कहाँ पहुंच जाते हैं? मुगलों के दरबार में। और दूसरा, मुगलों को मेवाड़ 1000 घुड़सवार सैनिकों की सहायता देगा। तीसरी बात, मेवाड़ किसी भी वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए बाध्य नहीं होगा। हालांकि ये जो संधि हुई थी इसके अंदर जो शर्तें थी वह मेवाड़ के ज़्यादा पक्ष में थी, या मेवाड़ की स्थिति बहुत मजबूत दिखाती है। ना तो कोई वैवाहिक संबंध स्थापित होगा, ना ही राणा जो है वह मुगलों के दरबार में जाएगा। अब दोस्तों इस संधि के बाद में अमर सिंह जो थे, इस संधि के बाद में अमर सिंह जो थे यह क्या है? बीमार से रहने लगे, क्योंकि उनका मन कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार करने में, क्योंकि उनका मन कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार करने के पक्ष में नहीं था, फिर भी मन मार के वह ये मुगल मेवाड़ संधि कर देते हैं। अब दोस्तों अमर सिंह की हत्या 1620 में किशनगढ़ के शासक किशन सिंह के द्वारा हो गई थी, और ऐसा कहा जाता है कि यह करने के लिए इनको किशन सिंह को जहांगीर ने कहा था। 1620 में अमर सिंह प्रथम की हत्या कौन कर देता है? किशन सिंह। किशन सिंह द्वारा हत्या। ये किशन सिंह का राज्य कौन सा था? किशनगढ़। और ये हत्या करने के लिए कौन कहता है? जहांगीर। अब दोस्तों अमर सिंह के बाद में अगला शासक बनता है कर्ण सिंह। अमर सिंह के बाद में अगला शासक बनता है कर्ण सिंह, जिनका राज्यकाल रहता है 1620 से 1628 ईस्वी। अब दोस्तों यह जो काल था, इस काल के अंदर जो मुगलों की व्यवस्था थी यह मेवाड़ के अंदर अपनाई जाती है। मुगलों की व्यवस्था अपनाई जाती है। मतलब अब जो मेवाड़ की कर व्यवस्था होगी वो किसके हिसाब से बन जाएगी? मुगलों के हिसाब से। उसी हिसाब से परगनों को बांटा जाएगा, उसी हिसाब से पूरे भूमि क्षेत्र को बांटा जाएगा, परगने निर्धारित किए जाएंगे, कर की दरें निर्धारित की जाएगी, कर वसूली की व्यवस्था को निर्धारित किया जाएगा। तो यह सारी व्यवस्था कहाँ से आएगी? अब मुगलों के द्वारा। और इस समय में दूसरी महत्वपूर्ण बात, मनसबदारी हासिल करने वाले, मनसबदारी हासिल करने वाले पहले मेवाड़ के शासक बने। मेवाड़ राजवंश में मनसबदारी हासिल करने वाले पहले शासक। अब दोस्तों इसके बाद में कर्ण सिंह ने पिछोला झील में जगमंदिर महल का निर्माण शुरू करवाया। जगमंदिर महल का निर्माण शुरू करवाया, और इसका निर्माण पूरा कौन करवाएगा? जगत सिंह द्वितीय। अब इस जगमंदिर महल के अंदर दोस्तों 1622 ईस्वी में जब खुर्रम 1622 ईस्वी में खुर्रम या शाहजहां मुगल बादशाह जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर देता है।
खुर्रम मुगल बादशाह जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर देता है तो वह इस जग मंदिर महल में थोड़े समय के लिए रुका था। मुगल युवराज खुर्रम पिछोला झील के अंदर स्थित जग मंदिर महल में कुछ समय के लिए रुका था। तो दोस्तों कर्ण सिंह 1620 से 1628 ईस्वी के अंदर मेवाड़ का शासक रहता है। इस समय मुगलों की व्यवस्था को मेवाड़ के अंदर अपनाया जाता है और यह पहला शासक था जिसे मनसबदारी हासिल हुई और पिछोला झील के अंदर जग मंदिर का निर्माण यह शुरू करवाता है, जो पूरा करवाएगा जगत सिंह प्रथम, जो इसके बाद शासक बनेगा। और इसके बाद एक महत्वपूर्ण बात यह आती है कि खुर्रम या शाहजहां जब जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर देता है तब वह पिछोला झील में स्थित जग मंदिर महल में कुछ दिन रुकता है। दोस्तों यह समय जो था, इस समय जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह होना शुरू हो गया था। अब मैं आपको थोड़ा सा मुगल वंश के बारे में बताऊं। मुगल वंश में सबसे पहले शासक कौन बना था? मुगल वंश में सबसे पहले शासक बना था बाबर, फिर बना इसका बेटा हुमायूं, फिर बना अपना अकबर, अकबर के बाद में जहांगीर, जहांगीर के बाद में शाहजहां और शाहजहां के बाद में अपना बनेगा औरंगजेब। अब दोस्तों अमर सिंह के समय में मुगल बादशाह कौन था? जहांगीर। और साथ ही साथ में कर्ण सिंह के समय भी मुगल बादशाह कौन था? जहांगीर। लेकिन इस समय शाहजहां जो था वह जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर देता है और कुछ समय के लिए जग मंदिर महल में रुकता है। अब इसके बाद में अगला शासक आता है अपना जगत सिंह प्रथम। दोस्तों जगत सिंह प्रथम को मेवाड़ का सबसे बड़ा दानी माना जाता है। इन्होंने एक तो जग मंदिर महल का निर्माण पूरा करवाया था। ये जग मंदिर महल जो है इसका नाम भी जगत सिंह पर ही पड़ा था। जग मंदिर महल का निर्माण पूरा करवाया, साथ ही साथ जगदीश मंदिर, साथ ही साथ जगदीश मंदिर का निर्माण भी इन्होंने करवाया था। जगदीश मंदिर का निर्माण भी इन्होंने करवाया था। तो दोस्तों अमर सिंह, कर्ण सिंह और जगत सिंह यह होते हैं अपने पूरे। इसके बाद अपना प्रमुख शासक आता है राज सिंह। राज सिंह प्रथम 1652 ईस्वी के अंदर यह मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठे। दोस्तों राज सिंह को जो उपाधि मिली थी वह क्या मिली थी? विकट कट कातु, विकट कट कातु। दोस्तों राज सिंह जो थे यह मुगलों के खिलाफ आक्रामक नीति के लिए जाने जाते हैं। इससे पहले जो शासक हुए थे जगत सिंह से पहले कर्ण सिंह, तो इन्होंने क्या है मुगलों का बहुत हद तक हाँ में हाँ मिले। लेकिन राज सिंह ने मुगलों को चुनौती देना शुरू कर दिया। तो मुगलों के खिलाफ आक्रामक नीति अपनाई, आक्रामक नीति अपनाई। अब दोस्तों हुआ क्या था कि एक बार दोस्तों किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती, किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती, दोस्तों यह जो थी यह बड़ी खूबसूरत थी। अब औरंगजेब इनकी खूबसूरती से प्रभावित होकर इनसे विवाह करना चाहता था। यह किशनगढ़ की राजकुमारी थी, किशनगढ़ की राजकुमारी। किशनगढ़ के शासक थे रूप सिंह, उनकी पुत्री थी। तो यह क्या करती है, यह विद्रोह कर देती है और औरंगजेब से विवाह करने के लिए मना कर देती है और राज सिंह को एक पत्र लिखती है कि वह इनसे विवाह करना चाहते हैं। तो राज सिंह औरंगजेब की चेतावनी को नज़रअंदाज करते हुए पहुंच जाते हैं किशनगढ़ और इस चारुमती से विवाह करते हैं।
इस बात से दोस्तों औरंगजेब जो था वह क्या हो जाता है, राज सिंह से नाराज हो जाता है और इन दोनों के मध्य देसूरी का युद्ध होता है, देसूरी का युद्ध। अब देसूरी के युद्ध में राज सिंह और औरंगजेब आमने सामने होते हैं। अब राज सिंह की तरफ से ये युद्ध लड़ता है सलूम्बर का सामंत रतन सिंह चुंडावत ने। रतन सिंह चुंडावत की अभी अभी शादी हुई थी और इनकी पत्नी का नाम क्या था, सहल तंवर। अब यह इतिहास में हाड़ी रानी के नाम से प्रसिद्ध है। अब हुआ क्या कि इनका जैसे नया नया विवाह हुआ था तो इन्होंने अपनी पत्नी के पास में एक संदेश भिजवाया कि मुझे कोई अपनी निशानी दो जिसे मैं युद्ध क्षेत्र में ले जा सकूं। अब हाड़ी रानी को लगा कि राणा कहीं मेरी याद में अपने कर्तव्य से ना भटके, तो यह सहल तंवर क्या करती, अपना सर काट के उपहार के रूप में, निशाने के रूप में रतन सिंह के पास भिजवा देती। यह देख रतन सिंह का खून खौल जाता है और वह औरंगजेब की सेना को बुरी तरीके से मसल देते हैं, लेकिन अंत में क्या होता है, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो रानी सहल तंवर या हाड़ी रानी की कुछ पंक्तियां प्रसिद्ध है। चुंडावत मांगे सेनानी, सर काट दियो छत्राणी। जब चुंडावत अपने लिए कुछ निशानी मांगता है तो सहल तंवर अपना सर काट के दे देती। तो दोस्तों देसूरी के युद्ध के अंदर राज सिंह की विजय होती है। अब दोस्तों इसके बाद में औरंगजेब जजिया कर लगा देता है गैर मुसलमानों पर। औरंगजेब जजिया कर लगा देता है गैर मुसलमान पर। अब जजिया कर क्या होता है, जो भी गैर मुसलमान है जो सेना का हिस्सा नहीं है वह अपनी रक्षा के लिए कर देंगे, जिसे अपन क्या कहते हैं, जजिया कर। अब औरंगजेब ने ये जजिया कर लगा दिया था। इससे पहले अकबर ने इस कर को क्या है, खत्म कर दिया था। तो इसे क्या है कि हिंदुओं का विरोधी माना जाता था। क्यों? क्योंकि उन्हें रहने के लिए कर देना पड़ता था। तो इस जजिया कर का विरोध किसने किया था, राज सिंह ने। अब दोस्तों इसके बाद एक और महत्वपूर्ण बात आती है, मारवाड़ के शासक अजीत सिंह और वीर दुर्गादास राठौड़ को शरण किसने दी थी, राज सिंह ने। मारवाड़ के अजीत सिंह और दुर्गादास राठौड़, मारवाड़ के अजीत सिंह और दुर्गादास राठौड़ को शरण किसने दी थी, राज सिंह ने। दोस्तों अजीत सिंह के पिता थे जसवंत सिंह प्रथम। अब जसवंत सिंह प्रथम ने औरंगजेब के विरुद्ध दारा शिकोह को क्या है, समर्थन दिया था। इस बात से औरंगजेब जो था वह जसवंत सिंह प्रथम से बहुत नाराज था। तो जसवंत सिंह प्रथम की मृत्यु के बाद में वह मारवाड़ को क्या है, अपने राज्य में मिलाना चाहता था और अजीत सिंह को क्या है, मारना चाहता था। लेकिन वीर दुर्गादास राठौड़ की सूझबूझ से वह न केवल अजीत सिंह को बचाते हैं बल्कि मारवाड़ के शासन को भी औरंगजेब के राज्य में मिलने नहीं देते। अब दोस्तों इनकी मदद, अजीत सिंह और दुर्गादास राठौड़ की मदद किसने की थी, राज सिंह ने। अब दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात आती है कि राज सिंह ने राज प्रशस्ति का निर्माण करवाया था। राज प्रशस्ति का निर्माण करवाया था। राज प्रशस्ति दोस्तों मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं। राज प्रशस्ति जो थी यह रणछोड़ भट्ट के द्वारा लिखी गई थी।
विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। यह 25 काले पत्थरों पर लिखी गई है और यह राजसमंद झील के किनारे पाल पर स्थित है। राजसमंद झील के किनारे पाल पर स्थित है। अब दोस्तों इसके बाद में एक महत्वपूर्ण बात आती है कि राज सिंह ने 3 मंदिरों का निर्माण करवाया था। राज सिंह ने 3 मंदिरों का निर्माण कराया था। द्वारिकाधीश, श्रीनाथ जी का मंदिर और अंबिका माता का मंदिर। द्वारिकाधीश का मंदिर कहाँ स्थित है? कांकरोली में। श्रीनाथ जी का मंदिर कहाँ? श्रीनाथ द्वारा में। और अंबिका माता का मंदिर उदयपुर में स्थित है। तो दोस्तों यह हुए राज सिंह पूरे। इनका जो उपाधि थी वह विकट कट कातू, और इन्होंने क्या है, मुगलों के खिलाफ आक्रामक नीति को अपनाया था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह था कि चारुमती से विवाह करना, उसके बाद देशूरी के युद्ध को जीतना, साथ ही साथ जजिया कर का विद्रोह करना और मारवाड़ के अजीत सिंह और दुर्गा राठौड़ को समर्थन देना। अब दोस्तों अपने मेवाड़ राजवंश में एक आखिरी महत्वपूर्ण चीज आती है, देबारी समझौता। देबारी समझौता दोस्तों, देबारी समझौता जो हुआ था यह 3 शासकों के मध्य हुआ था। अमर सिंह द्वितीय और अजीत सिंह और सवाई जय सिंह। अमर सिंह द्वितीय कहाँ के थे? मेवाड़ के शासक। और अजीत सिंह मारवाड़ के। और सवाई जय सिंह कहाँ के शासक थे? आमेर। अब दोस्तों 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद में राजपूताना के सभी शासक क्या है, स्वतंत्र होना चाहते थे। तो ऐसे समय में मेवाड़ के शासक अमर सिंह द्वितीय वह क्या करते हैं, अजीत सिंह और सवाई जय सिंह की मदद करते हैं उनके राज्य को पाने के लिए। तो इसी चीज को क्या कहा जाता है, देबारी समझौता। अब इसमें एक और बात थी, एक तो अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक बनाना, दूसरी बात सवाई जय सिंह को आमेर का शासक बनाना। अब इसके बाद तीसरी बात एक यह थी कि अमर सिंह द्वितीय की पुत्री का विवाह किससे होने वाला था, जय सिंह के साथ में, और इनकी जो संतान होगी वह आमेर की उत्तराधिकारी बनेगी। अब इसके बाद में दोस्तों एक और आता है अपना हुर्रा सम्मेलन। दोस्तों ये हुर्रा सम्मेलन हुआ था, ये 1734 ईस्वी में हुआ। दोस्तों यह हुआ था महाराणा जगत सिंह द्वितीय और आमेर के शासक सवाई जय सिंह। दोस्तों हुर्रा सम्मेलन में क्या हुआ था कि महाराणा जगत सिंह द्वितीय और सवाई जय सिंह इन्होंने मिलके राजपूताना के सारे राजपूत शासकों को एक छत्र के नीचे इकट्ठा किया और मराठाओं की चुनौती को खत्म करने का निर्णय लिया। लेकिन राजपूतों के आपसी मतभेदों की वजह से यह हुर्रा सम्मेलन सफल नहीं हो पाया था। तो दोस्तों इसी के साथ में अपना एक अंतिम भीम सिंह ने 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली थी। ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली थी। दोस्तों इसी के साथ में अपना मेवाड़ राजवंश होता है पूरा। आप इन सभी वीडियोस को आराम से देखिए, कोई भी समस्या आती है तो पूछिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।